Hi dear learners of English, greeting. This is M. Rahman and I welcome you to our SE classes of English language. Today our topic is how to translate into English. तो हम यहाँ पर कुछ सेंटेंसेस लिए हुए हैं जो हमारी डे टू डे लाइफ से रिलेटेड हैं, डेली यूज़ में हमारे काम आते हैं। कई बार हम जब इंग्लिश बोलते हैं तो कुछ इस तरह के सेंटेंसेस बोलते हैं जो बहुत ही कम्बरसम और डिफ़िकल्ट होते हैं, उस बात को कहने में टाइम लगता है, उसमें वर्ड्स बहुत ज़्यादा होते हैं। तो आज हम सीखेंगे कुछ ऐसे सेंटेंसेस की ट्रांसलेशन जिनको बोलना आसान हो, जो बहुत ही फ्लुएंट हो और हम डे टू डे लाइफ में भी यूज़ कर सकें। तो ट्रांसलेशन की इस सीरीज़ के इस पार्ट में आप कुछ ऐसा सीखने वाले हैं जो कि राइटिंग सेक्शन, आपकी स्पीच, आपकी जो डे टू डे कन्वर्जेशन है में बहुत ही इम्पोर्टेंट साबित होंगे। जब आप स्टोरी राइटिंग करते हैं और डायलॉग के किसी हिस्से में इस तरह के सिंटैक्स स्ट्रक्चर्स आते हैं तो आपको बहुत ही इजी फील होगा। इस सीरीज़ को पूरा करने के लिए अगर अभी तक भी आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ आप सब्सक्राइब करें, लाइक करें एंड शेयर करें और कमेंट सेक्शन के थ्रू जुड़े रहें और जो भी आपकी इंग्लिश लैंग्वेज से रिलेटेड रिक्वायरमेंट्स हैं उनको पूरा करते रहें। आइए शुरू करते हैं। यहाँ पर हमारा पहला सेंटेंस, क्या आप मुझे बुला रही हैं। तो आर यू कॉलिंग मी, आर यू कॉलिंग फॉर मी से अलग हट करके आज हम यहाँ पर कुछ एक नया ट्रांसलेशन करने जा रहे हैं और वह ट्रांसलेशन है, आप कहेंगे इज इट मी यू आर कॉलिंग। आमतौर से हम कहते हैं आर यू कॉलिंग फॉर मी, आर यू कॉलिंग मी, तो हमें यहाँ पर कहना है इज इट मी यू आर कॉलिंग। तो ये एक इम्प्रेशन छोड़ता है इस तरह का कॉन्वर्जेशन। यहाँ पर हमारे पास नेक्स्ट सेंटेंस है हो गया बस, यानी हम पूछ रहे हैं बस हो गया। एक हमारा रेस्पॉन्स ये भी हो सकता है हो गया बस। जब हम आंसर में कहेंगे तो आंसर में हम कहेंगे इट्स ऑल, दैट्स ऑल। तो हो गया बस में देखने में सेंटेंस असर्टिव लग रहा है, लेकिन हम यहाँ पर एक्चुअल में क्वेश्चन कर रहे हैं। तो हम कहेंगे इज इट ऑल। ये हमारा फर्स्ट है, ये सेकंड है, थर्ड है। पूरी कोशिश करो तो इसको आप कहेंगे डू योर बेस्ट। ये हमारी बहुत ही यूज एक्सप्रेशन है, इसमें कुछ नया करते हैं। हम कहेंगे स्ट्रेन एवरी नर्व, स्ट्रेन एवरी नर्व। स्ट्रेन एवरी नर्व का मतलब है ये नर्व नर्वस सिस्टम वाला नर्व है। आप अपनी पूरी कोशिश कीजिए, हद तक आप मेहनत कीजिए। इसी को आप इडियोमेटिक लैंग्वेज में कह सकते हैं लीव नो स्टोन अनटर्न्ड। भरसक प्रयास कीजिए, पूरी कोशिश कीजिए, आकाश पाताल एक कीजिए तो सबकी इंग्लिश एक ही बनेगी, स्ट्रेन एवरी नर्व। अगला है हाँ ऐसा है तो इसकी जब आप ट्रांसलेशन बनाएंगे तो आप बनाएंगे सो इज़ इट, सो इज़ इट। अब एक बात याद रखने वाली है, आप समझ लें, जब भी आपका एडवर्ब लिंकिंग वर्ब या मेन वर्ब के बाद आता है, जैसे कि इट इज़ सो, तो सो लिंकिंग वर्ब इसके बाद आया, इट इज़ सो। जब आप सो को पहले लाते हैं या एडवर्ब को पहले लाते हैं तो आपको हेल्पिंग वर्ब या लिंकिंग वर्ब भी पहले लानी पड़ती है। तो आप कहते हैं सो इज़ इट। कहना थोड़ा अनयूजुअल सा लग रहा है बट ये अपने आप में परफेक्ट सेंटेंस है। अगर मान लीजिए कोई आपसे कहता है एवरीबॉडी शुड फॉलो द रूल्स और आप कहते हैं वैसे ही मुझे भी, तो हम कहेंगे सो शुड आई। वैसे ही आपको भी सो शुड यू, तो सो पहले आया तो हेल्पिंग वर्ब पहले आया, या मॉडल पहले आया तो आपने यू लगाया और आगे फॉलो द रूल्स दो वर्ब है। एक्चुअली वो वर्ब क्वेश्चन से रिलेटेड है, इसलिए जब भी हम आंसर देते हैं तो हम हेल्पिंग वर्ब पर या लिंकिंग वर्ब पर सेंटेंस छोड़ देते हैं। जैसे कि किसी ने आपसे पूछा हैव यू कंप्लीटेड योर वर्क, तो आप आंसर देंगे यस आई हैव। आपको यह नहीं कहना होता यस आई हैव कंप्लीटेड माय वर्क, आपको हेल्पिंग वर्ब पर छोड़ देना होता है। फॉर एग्जाम्पल अगर हम ये कहते हैं विल यू गो विद मी,
तो लिसनर कहेगा या आइल, यानी आई विल और आई शैल। तो हेल्पिंग वर्ब पर आपको अपनी बात छोड़ देनी होती है। यहाँ पर है आपका पॉइंट नंबर 5, ठीक है। कैसे तकलीफ़ की आपने, यानी आपका कैसे आना हुआ, कैसे तकलीफ़ की, कैसे आना हुआ, या अगर किसी ने कुछ आपको देना है तो वहाँ पर भी आप इस तरह की एक्सप्रेशन को यूज़ कर सकते हैं। अगर ये आने की बात है तो आप लिखेंगे व्हाट, और फिर आने के लिए लिखेंगे आप व्हाट ब्रिंग्स यू, व्हाट ब्रिंग्स यू हियर, यानी आपके लिए क्या कारण बना यहाँ पर आने का, व्हाट ब्रिंग्स यू हियर। अब आप इसको वेरियस जो वर्क्स ऑफ लाइफ है वहाँ पर आप इनको यूज़ कर सकते हैं। आप यहाँ कब से हैं, अब यहाँ पर हैं के लिए हमें आर नज़र आता है, कब के लिए हमको व्हेन नज़र आता है, लेकिन एक्चुअली जब हमें कोई टाइम एक्सप्रेशन दे दी जाती है जिससे हम किसी वर्क को शुरू करते हैं तो उसको हम परफेक्ट टेंस के अंदर बनाते हैं, और हम यहाँ पर कहेंगे हाउ लॉन्ग हैव यू बीन, हाउ लॉन्ग हैव यू बीन हियर। तो यहाँ पर हैव यू बीन आपने करना है। आप कहेंगे सुबह से हूँ, आई हैव बीन सिंस मॉर्निंग। तो यहाँ पर आपको आई हैव बीन कहने की ज़रूरत नहीं है। अपना रेस्पॉन्स में स्पोकन इंग्लिश में आप कहेंगे सिंस मॉर्निंग। यहाँ पर हमारा नेक्स्ट सेंटेंस है दोपहर बाद। तो आमतौर से हम रैंडमली इसका ट्रांसलेशन करते हैं आफ्टरनून। ये रॉन्ग एक्सप्रेशन है। राइट एक्सप्रेशन होगी आपकी इन द आफ्टरनून। इन द आपको लगाना है और फिर आफ्टरनून आपको यहाँ पर यूज़ करना है, इन द आफ्टरनून। दोपहर बाद जैसे एक्सप्रेशंस के लिए आप ये समझ लीजिए, अगर हम कहते हैं सुबह में तो या तो आप कहेंगे इन द मॉर्निंग, और अगर आपने द नहीं लगाना है तो आप कहेंगे एट मॉर्निंग। इसी तरह से इन द इवनिंग इज इक्वल टू एट इवनिंग, इन द नाइट इज इक्वल टू एट नाइट। इट मीन जब आप प्रपोजिशन एट लगाते हैं तो आपको आर्टिकल द नहीं लगाना होता। तो ये आपने इसके साथ सीखा। इसके बाद हमारी नेक्स्ट एक्सप्रेशन है एक्सप्रेशन नंबर 8, शाम के खाने में क्या है। तो बजाय ये कहने के व्हाट इज़ इन डिनर, आप कहेंगे व्हाट इज़ द मेन्यू फॉर डिनर। तो नॉर्मल एक्सप्रेशन की जगह जब आप ऐसा लिखते हैं तो ये एक इन्फ्लुएंस क्रिएट करने वाली एक्सप्रेशन नज़र आती है। भूरी सी आँखों वाला आदमी। अब यहाँ पर सी के लिए क्या लगाएं, इस तरह की कन्फ्यूज़न हमारे माइंड में क्रिएट होती है। तो आप कहेंगे मैन विद ब्राउनिश आइज़। भूरे से बालों वाला आदमी, तो आप कहेंगे मैन विद ग्रेइश हेयर। आप कहेंगे कि हरी सी आंखों वाला व्यक्ति, तो आप कहेंगे मैन विद ग्रीनिश आइज़, ब्लू आइज़। तो आपकी एक्सप्रेशन यहाँ पर सामने है। यहाँ पर 12th एक्सप्रेशन है, अभी 3:30 बजे हैं। तो हम जब एक्सप्रेशन को उसी फीलिंग में, जो हिंदी या उर्दू जिस फीलिंग में एक्सप्रेस की जा रही है, जब हमें वो फीलिंग कन्वे करनी नहीं आती तो फिर हम जो है शॉर्टकट लगाते हैं और हम कुछ इस तरह से कह देते हैं कि 15 मिनट्स वगैरह का यूज़ करके। लेकिन सवा पौने को कैसे राइटली हम यूज़ करें उसको हमें यहाँ पर समझना है। देखिए, अगर 3:30 बजे हैं तो ऑफ कोर्स 30 मिनट बीत चुके हैं, तो आप क्या लिखेंगे 30 मिनट्स। 30 मिनट्स पास्ट कितना 3, 30 मिनट्स पास्ट 3 यानी 3 o'clock हो गया है। उसके बाद 30 मिनट्स पास हो गए हैं। इसी तरह से हमारी अगली एक्सप्रेशन है 3:15 बजे हैं, तो आप कहेंगे 15 मिनट्स 15 मिनट्स पास्ट 3।
4:45 बजे हैं। अब 4:45 का मतलब हमारे पास एक वे है कि हम 45 मिनट्स पास्ट 5 बोले, बुरा नहीं है, लेकिन बेहतर है कि जिस साइड में आपके कम मिनट्स बचे हैं वो वाली साइड आप टाइम को एक्सप्रेस करने में बताएं। तो ऑफ कोर्स ऑब्वियसली हमारे पास 15 मिनट बचे हैं अगर 4 बजने में, अगर 3:45 बजे हैं तो 15 मिनट बचे हैं 4 बजने में, तो आप लिखेंगे 15 मिनट्स टू 4, यानी 3:45। तो यानी जब आप बजने को होते हैं, फ्यूचर की तरफ जा रहे होते हैं तो आप 2 लगाते हैं, जब आप पास्ट की बात बता रहे होते हैं तो आप क्या लिखते हैं, जो बीत गया है समय वहाँ पास्ट लगाते हैं। अब आपकी ये एक एक्सप्रेशन है, 4 बजने में 5 मिनट हैं, अब यहाँ पर 3:45 बजे थे तो आपने 15 मिनट्स टू लिखा, तो इसी तरह से 15 मिनट्स की जगह आप लिख देंगे 5 मिनट्स टू 4, 5 मिनट्स टू 4। तो यहाँ पर 5 मिनट हैं 4 बजने में। इसी तरह से 2 मिनट्स टू 3। आप बहुत सारी एक्सप्रेशंस बता सकते हैं, एक्सप्रेस कर सकते हैं। तो इस तरह से अगर हमको एक तरह का एक एक सेंटेंस भी याद हो जाता है तो हम ट्रांसलेशन में, स्टोरी राइटिंग में, जब भी कहीं पर कोई कन्वर्जेशन वाला पार्ट आता है वहाँ पर, राइटिंग सेक्शन में और बहुत सारी जगहों पर पब्लिक स्पीकिंग में हम इन सारे सेंटेंसेस को इंग्लिश की अपनी जो हमारा आर्काइव है उसके अंदर हम सेव कर सकते हैं और बहुत अच्छे से अपने आप को एक्सप्रेस कर सकते हैं। तो इस तरह से सारी ट्रांसलेशन के लिए बने रहिए हमारे साथ और सब्सक्राइब कीजिए और ऐसी क्लासेस ऑफ इंग्लिश लैंग्वेज को, और लाइक कीजिए, शेयर कीजिए एंड कमेंट कीजिए। मिलते हैं जल्दी इसी सीरीज़ की अगली वीडियो में। थैंक्स फॉर बीइंग विद अस, थैंक्स अ लॉट।